तो मैं राजनेताओं से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि नेता किसी भी चीज़ को फ्री करने का, ये फ्री करना कि गैस फ्री कर देंगे, दाम कम कर देंगे, बस का भाड़ा फ्री हो जाएगा, और इस तरह की मुफ्त का चीज़ या दाम कम कर देंगे, तो दाम बढ़ता किस कारण से है? महंगाई कहते हैं इतने बढ़ती है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और इससे देश के कुछ महान अर्थशास्त्रियों का जो महंगाई पे विचार है वो मैं पूरी तरह से खारिज कर दूंगा। क्योंकि महंगाई, शायद मैं सोचूं, बोलूँगा तो आप लोग सोचेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। महंगाई शायद ही कभी बढ़ी हो, महंगाई कभी नहीं बढ़ी, और बढ़ी भी तो बहुत कम बढ़ी। तो आप लोग कहेंगे ये कैसे कह रहा है, ये कैसे कह रहे हैं हम? तो मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं साबित कर दूंगा। तो चलिए, मैं यहाँ कह रहा था कि फ्री कर देना इस चीज़ का कोई उपाय नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप रोज़गार दें। मैं फिर यही कह रहा हूँ, रोज़गार दें। और रोज़गार के कई रास्ते हैं, कई क्षेत्र हैं जहाँ रोज़गार दिया जा सकता है हमारे युवाओं को। मुफ्तखोर न बनाए किसी को, मुफ्तखोर न बनाए किसी को। ये तो एक तरह का लालच है, जाल है जिसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। युवा चाहते हैं स्वावलंबी बनना, स्वावलंबी बनना। रोज़गार मिलेगा, उनके पास खुद अपनी कमाई के पैसे होंगे, जिससे वो गैस खरीद लेंगे, बस का भाड़ा भी दे सकेंगे, और अपना सब कुछ, अपना घर संभाल सकेंगे। यहाँ पे कुछ और बातें भी आती हैं। अभी जो चुनाव आने वाले हैं, तो इस समय अभी तुरंत कुछ बातें हुई हैं, वह भी मैं पीछे से बात करता हूँ। पहले मैं दूसरी बात करता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर बिहार के ही बारे में बात कर रहा था। बिहार के ही एक नेता, जानते ही होंगे, का बयान एक बार आया था कि भूरा बाल साफ करो। खबर पुरानी हो चुकी है, पर मेरे जहन में है ये बात। भूमियार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो। मजाक नहीं हो रहा है, यह राजनीति है और बहुतों का सवाल है। तो जातिवाद ख़त्म करना है, भूमियार राजपूत ब्राह्मण लाला। तो जिस नेता ने यह बात कहा था, उसके राजनीतिक गुरु जयप्रकाश जी भी लाला ही थे। तो ये कैसा बयान है कि अपने राजनीतिक गुरु को ही साफ करने की बात की जा रही है? हर बात मजाक में कर देना। तो मजाक में तो मैं भी कर सकता हूँ कि चाहे एक कलयुग में, द्वापर में 100 हो या इस कलयुग में 9 हो, सबको एक ही लालच है कि मेरा बच्चा ही, मेरा दुर्योधन वही गद्दी पर बैठे, चाहे युधिष्ठिर कितना भी धर्म का पालक क्यों ना हो। तो राजनीति ये नहीं है, और राजधर्म को मानने वाला ये चीज़ नहीं मानता है। राजनीति का मतलब ही बिल्कुल और है। ये जो हटाया गया था, क्या हटाया गया था 1947 में? 1947 में हटाया गया था राजतंत्र। क्यों हटाया गया? ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि राजतंत्र को इसलिए हटाया गया कि राजा का बेटा काबिल रहे या ना रहे, लायक रहे या ना रहे, परंतु कुर्सी पे वही बैठता था राजा के हटने के बाद। तो यही गलती है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया कि वो औरत आके बोलती थी कि मेरे घर में 4 डॉक्टर हैं। तो सिर्फ नाम के 4 डॉक्टर होने से कुछ नहीं होता, डिग्री ले लेने के बाद भी 4 डॉक्टर होने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर एक बहुत ही बड़ा पेशा है, और ये पेशा नहीं है, एक मानव धर्म था, लेकिन अब पेशा बना दिया गया, इसलिए मुझे भी इसे पेशा बोलना पड़ गया। तो एक डॉक्टर जो है ना, मानव का बहुत बड़ा धर्म था, सबसे बड़ा धर्म था डॉक्टर होना, और इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़े एक्सरसाइज, अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके एक काबिल डॉक्टर पैदा होता है, और वो पूरे समाज को, पूरे देश को, देश के आदमियों को बीमारियों से बचाता है। अब आपके घर में 4 डॉक्टर ही हैं, तुम्हारे घर में 4 डॉक्टर हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर तुम उसी से इलाज नहीं करवा सके,
तो दूसरा का क्या कहना कि दूसरा क्या इलाज करवाएगा? जब तुम्हें अपने ही लड़कों पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, वही इस लायक नहीं है, तो सिर्फ डिग्री लेकर क्या फ़ायदा? वो डिग्री तो कागज़ का एक टुकड़ा मात्र रह जाएगा। 2003 में बिहार में एक ऐसा ही मामला उछल के आया था। रंजीत डॉन नाम का एक आदमी था। उसमें ये बात बहुत उभर के आती थी कि रंजीत डॉन के समय तो गाय भैंस सबको डॉक्टर बना दिया जा सकता है। तो डॉक्टरी बहुत बड़ा पेशा है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, किसान, जज, वकील, ये सब का बहुत जिम्मेवारी का पद होता है। मैं किसी चिढ़ या नफरत में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक आम बात कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पूरा समाज चलता है। ये किसी से मेरा कोई आंतरिक मतभेद नहीं है। लेकिन अभी जब मैं काम के लिए निकला, बहुत समय तो मैं एक तरह से अपने घर में कैदी था, तो मैं इस चीज़ को पाया। अखबार में कभी कभी पढ़ते थे, अखबार में जल्दी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अखबार जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं उस घटना में डूब जाता हूँ। आए दिन खबर आती है कि किसी का दुर्घटना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुर्घटना में कोई मारा गया। तो मैं सिर्फ ये नहीं सोचता हूँ कि कोई मारा गया और चाय की दुकान पर से चाय पीते हुए निकल गए या कोई भी। उसके बाद मेरी सोच दूसरे तरफ चली जाती है कि जिसके घर में दुर्घटना हुई होगी उस पर क्या बीती होगी, उसके परिवार वाले के आगे क्या हुआ होगा। इसलिए मैं अखबार कम ही पढ़ता हूँ, समाचार कम ही पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उनका दुख दूर करने की कोशिश करता। ऐसे बहुत से सवाल हैं। अब आए दिन जो ट्रेन इतना चलता है, क्या इतने ट्रेन चलने की ज़रूरत है? क्या सभी सवारी ज़रूरी काम से ही जाता है जिसमें यात्रा करते हैं यात्री? तो नहीं। इसी सिलसिले में मैं कभी कभी जाता था बाहर, तो पता चलता था कि 400 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लगभग दूसरे जगह सिर्फ नौकरी के लिए आदमी जा रहा है। क्यों नहीं उसकी जगह पे उसे नौकरी दी गई? जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक दूसरी जगह जाएगा और फिर खट करके वापस आएगा, फिर उसे दूसरे दिन जाना पड़ता है, तो उसका तो आधा दिन ऐसे ही बर्बाद चला गया। और ट्रेन का सिर्फ पैसे कमाने के लिए कि ये पैसे सरकार के खाते में जाएंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आए दिन जो दुर्घटना ऐसा होता है, तो बहुत काबिलियत की बात है कि इतनी ट्रेनें हमारे देश में चलती हैं, पर ज़रूरत के अनुसार। ज़रूरी हो तो कोई भी चीज़ ईजाद होता है तो ज़रूरत के लिए होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कहावत है। तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे उस चीज़ का उपयोग करें, जहाँ ना है उस चीज़ का उपयोग ना करें, वो दुरुपयोग कहलाता है। आए दिन ट्रेन का जो दुर्घटना होता है, रेल की दुर्घटना जो होती है, अब ट्रेन में खचाखच भीड़ रहती है। 400 के बोगी में 800, जो रेल में जगह होती है 400 आदमियों की, तो लगता है कि भेड़ बकरी की तरह भीड़ रहता है। खैर, तो नेताओं की जो बात है, नेता कहते हैं मैं देश सेवा के लिए हूँ। ठीक है भाई, आप देश सेवा कर रहे हैं, तो देश का सेवा सबसे बड़ा क्या कहते हैं? मेरे बच्चे यहाँ पढ़ के आए, वहाँ पढ़ के आए, और सब जब पढ़ लिख करके आते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं? मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, मैं नेता ही बनूंगा, मैं नेता बन के देश सेवा करना चाहता हूँ। क्या और कोई ऐसा पेशा नहीं है जिसको करके आप लोग देश सेवा कर सकें? अभी बहुत सारे नेताओं की बात बीच में मैं घुसाऊंगा थोड़ी थोड़ी ही। तो देश सेवा के लिए तो कि आप डॉक्टर ही बन सकते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई भी करते हैं नेता के लड़के, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करते हैं। आप जवान भी बन सकते हैं, फौज के जवान बन जाइए, वो भी देश सेवा ही होगी। आप किसान भी बनकर देश की सेवा कर सकते हैं, पर नहीं, सबको नेता ही बनना है। चलिए भाई, नेता हो अच्छी बात है, पर काबिल नेता हो, योग्य नेता हो। इतनी आपकी बुद्धि होनी चाहिए कि आप सरकार को चला सकें। ये नहीं कि सिर्फ परंपरा, वंशवाद, परिवारवाद। कहा तो कि सरकार मैं एक साधारण सा उदाहरण देना चाहता हूँ, एक सिर्फ छोटा सा उदाहरण गौर किया जाए। सरकार नहीं, सिर्फ कार चलाने के लिए सोचिए। एक सरकार चलाने के लिए किसी को ऐसे ही दे दिया जाता है। अगर सिर्फ कार चलाने की भी बात हो और ऐसे व्यक्ति के हाथ में कार चलाने को दिया जाए जिसने कभी कार का स्टीयरिंग नहीं पकड़ा हो, कभी कार देखा तक नहीं हो, कार छुआ तक नहीं हो, तो क्या आप उस कार में सवार होंगे? बिल्कुल नहीं। आप भी यही कहेंगे कि जो भी चालक है दुर्घटनाग्रस्त होगा कार, और वो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा। यहाँ तक कि खुद भी वो नहीं चलाना चाहेगा, क्योंकि उसे तजुर्बा नहीं होगा इस चीज़ का। तो तजुर्बा होना भी ज़रूरी है, बुद्धि होना भी ज़रूरी है।
सिर्फ परिवार के नाम पे नहीं कि मेरा बाप बैठा था, मेरी माँ बैठी थी, तो हम देश चलाने के लिए हम भी आगे आ रहे हैं। बुरा नहीं मानने का है, समझने का है, क्योंकि इसका असर मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज बोलने के लिए मुझे मजबूर किया गया है। मेरे मुंह में अंगुली दे के मजबूर किया गया, तो मैं अंगुली को काटूंगा ही, और काटूंगा नहीं, पूरा खा के चबा के निकाल भी दूंगा। सीधी बात है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फिर बार मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गुस्सा आएगा। क्रोध तो आदमी का खराब होता है। तो मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ इस वीडियो में पहली बार, और बहुत ही प्रेम से समझा रहा हूँ, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ। एक राजा की कहानी सुनाते हैं। एक राज्य की, एक राज्य था जिसमें नियम था कि जैसे ही राजा हटता था अपने पद से, उसका लड़का बैठता था, तो राजा को वृद्धावस्था में जंगल में छोड़ दिया जाता था। इस तरह से परंपरा चल पड़ी थी। जो भी राजा वृद्ध होता, पद से हटता, उसका लड़का बैठता गद्दी पर, और उस राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता। जंगल में जाने की बात सोच सकते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं, वीरान। तो वहाँ पे जाता था राजा, और तड़प तड़प कर भूख प्यास से कुछ दिन में प्राण त्याग देता। इस तरह से कई राजा हुए, हर राजा का यही हाल हो रहा था। अंत में एक राजा था जो बुद्धिमान था। अपनी युवावस्था में ही जब उसे गद्दी पे बैठाया गया, तो गद्दी पे बैठने के बाद वो उस जंगल में ही मकान बना लिया, खाने पीने की व्यवस्था करवा लिया, सब कुछ अच्छा करवा लिया। और वृद्ध होने के बाद जब उसे उस जगह छोड़ा गया, तो वहाँ भी वह सुखपूर्वक अपना ज़िंदगी गुजार सका। तो सिर्फ ये नहीं कि मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ, मैं लायक हूँ कि नहीं लायक हूँ, ये भी देखना पड़ता है। वरना समय किसका रहा है? किसी का नहीं रहा है। आज समय तुम्हारा है, कल समय किसी और का होगा, और परसों समय किसी और का होगा। जब रामचंद्र जी जैसे, जिनकी हम पूजा करते हैं, कृष्ण जी जैसे, उनका परिवार तो आज खत्म हो चुका, या उनके वंशज जो जिंदा हैं, तो कोई जानता है राम जी के बाद लव कुश का शासन आया, उसके बाद की पीढ़ी के बारे में शायद ही कोई जानता हो। न किताबों में जल्दी मिलता है। हो सकता है किसी किसी को जानकारी हो, मैं नहीं जानता हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ तो बाद में बताऊँगा। तो इसलिए ये नहीं सोचे कि कोई कि हम बड़े आदमी तो मेरे साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं हो सकता है। इसलिए देश को सही तरीके से चलाने के लिए, राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए, कि आज अगर तुम अच्छा करोगे, आज अच्छा कीजिएगा, तो कल आपके ही काम आएगा। जनता का तो जो आएगा सो आएगा। और रह गया काम और नाम का, तो आपका शरीर तो नश्वर है, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, पर नाम नश्वर नहीं है, यही नाम चलेगा। ये फलाना समय एक राजा आया था, ऐसा ऐसा प्रजापालक था, यही नाम चलता है। पर आजकल के नेताओं का तो बात ही दूसरा हो गया है। नाम का कौन देख रहा है? हो सकता है हंसी ठट्ठा में अंदर में कहता भी हो कि साला नाम कौन देख रहा है, अभी जो जी रहे हैं सो जी रहे हैं, पर ये नाम ही सदियों तक चलता है। आइए अब थोड़ा दूसरे विषय पे ही बात कर लें। मैंने बोला था पुलिस वालों के बारे में मैं बात करूंगा। पुलिस वाले बिल्कुल नया टॉपिक है, बिल्कुल अलग टॉपिक है, पर हमारे समाज का ही हिस्सा है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि नौकरी तो सब होती है। एक मजदूर भी काम करता है, एक डॉक्टर भी काम करता है, और एक इंजीनियर भी काम करता है। पर जो काम पुलिस वाले का होता है, मैं पुलिस नहीं हूँ, हाँ मेरे पूर्वज में पुलिस थे कभी, और अभी मुझे पुलिस से कोई खास ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार के कोई हैं, पर ज़रूरी नहीं कि मेरे परिवार के हैं तब भी मैं उनकी बात करूँगा। वो मेरे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो पुलिस वालों की छवि बहुत ख़राब कर दी गई है, सुनने में आता है। खैर मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो जहाँ भी गया हूँ भगवान की कृपा से, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से, पुलिस वालों के साथ मेरा ऐसा रहा है कि हर जगह मुझे उनसे सहयोग, सम्मान और अच्छी बातें ही मिली हैं। खैर सुनते हैं, ऐसे पेपर में पढ़ते हैं कि घूसखोर होते हैं, सहायता नहीं करते हैं, इस तरह की बात है। तो पुलिस की नौकरी बहुत अलग है। पुलिस की नौकरी बहुत अलग है और नौकरियों से बिल्कुल अलग है। क्यों, कैसे? मैंने इस बारे में बहुत विश्लेषण किया, दिन में रात में हर समय सोचता। तो पुलिस वाले का सबसे पहले वेतन बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए भाई? क्यों पुलिस वाले की सिफारिश कर रहे हैं?
तो पुलिस वाले की सिफारिश इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस की नौकरी बिल्कुल अलग है। आज कोई नहीं जानता है, किसी का भी जान का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन जिंदा है, कब कौन जिंदा रहता है, कब कौन मारा जा सकता है। परंतु पुलिस वाले का तो ज़िंदगी खतरे के अंदर ही रहता है। क्या क्लर्क कभी रोज़ ये जो होता है चोर अपराधियों से मिलता है? नहीं। एक डॉक्टर क्या रोज़ सामना होता है चोर अपराधियों से? नहीं। एक इंजीनियर क्या रोज़ चोर अपराधियों से मिलता है? नहीं। पर एक पुलिस वाला प्रतिदिन उनका सामना इन्हीं से होता है, उसी सब चोर अपराधी कई तरह के थी से। यहाँ तक कि शायद अक्सर उन लोगों को मुर्दा भी देखना पड़ता है, डॉक्टर को देखना पड़ता होगा, इलाज करते समय बहुत बार ऐसा होता है। परंतु पुलिस वालों के साथ बहुत जिम्मेवारी होती है। अगर उसका दिमाग इसी में लटका रहेगा कि मेरा परिवार तो पुलिस वालों के भी है, तो घुसखोरी तो क्यों हो रही है? क्योंकि पुलिस वालों का वेतन बहुत कम है उस अनुसार। या तो पुलिस वालों की वेतन बढ़ाई जाए ताकि अपने परिवार को उस वेतन में ठीक से चला सके। अक्सर सिनेमा में भी देखते हैं कि पुलिस वालों का वेतन बहुत कम रहता है, हीरो होते रहते हैं कि इतना ही वेतन में हम क्या करेंगे। तो सही बात है। फिर मैंने कहा कि पुलिस वाले मेरे परिवार के कोई नहीं है, परंतु मेरे दिल में सबके लिए जगह है, तो उनका वेतन बढ़ाया जाए। हर शहर में एक पुलिस क्वार्टर होना चाहिए जहाँ उनका परिवार जब तक वो सेवा में है वहाँ रह सकें। उनके बच्चों की शिक्षा भी मुफ्त करनी चाहिए, या तो वेतन बढ़ाए या फिर ये सब उनके लिए आवास का व्यवस्था हो। वेतन का नहीं हो रहा है तो कम से कम उनके बच्चों की शिक्षा को मुफ्त किया जाए। उसी तरह हमारे फ़ौज के जवान, अब आइए फ़ौज के जवान पे आते हैं। सीमा पर, बॉर्डर पर वो दिन रात हमारी सेवा के लिए मुस्तैद रहते हैं। खाना पीना कई बार छोड़ना पड़ता है, नींद छूट जाती है, तो क्या उनके परिवार का कौन देखेगा? कई बार अक्सर देखते हैं कि फ़ौज के जवान शहीद हो जाते हैं, फिर उनका परिवार इधर उधर हो जाता है, सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्था नहीं मिलती है। तो फ़ौज के जवान भी, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि सरकार हर ज़िले में एक आवास, एक कॉलोनी बनाए, उनके बच्चों का शिक्षा मुफ्त दें, क्योंकि फ़ौज की नौकरी भी बहुत अलग तरह की होती है। एक आम आदमी जाके फ़ौज के आदमियों की तरह नहीं रह सकता है, उन्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। छुट्टियां कम होती हैं। पुलिस वालों की छुट्टियों के बारे में बोलना चाहता हूँ कि पुलिस वालों की छुट्टियां भी बहुत कम होती हैं। बेचारे चोर अपराधी पकड़ करके लाते हैं पर कोर्ट में उसे छोड़ दिया जाता है। जज को भी लंबी लंबी छुट्टियां मिलती हैं। अगर आपके पास पुलिस बल कम है तो नए नए पुलिस वालों की नियुक्ति की जाए, उनकी भर्ती की जाए, ताकि समुचित व्यवस्था हो सके और उन्हें भी छुट्टी दी जाए, अपने परिवार से मिलने का मौका दिया जाए। चलिए, अब फौज, हमारे पुलिस वाले, सब भाइयों की बातें हो गई। अब दूसरी बात थोड़ी और कर लेते हैं। तो आइए फिर से एक बार राजनीति पे आते हैं। राजनीति में आने के बाद फिर मैं कह रहा हूँ कि लोगों को रोजगार दें। क्या आपके पास कोई योजनाएं हैं? जनता को पूछना चाहिए। मैं कुछ जनता की भी गलती जो उनको सुधारना पड़ेगा ये बताने का शुरुआत करूंगा। पर आखिरी में अब हमारे नेतागण, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को भी मौका दिया गया, अगर कुछ खूबी थी तो कुछ खामी भी थी। जनता क्यों हटाई? जनता उन्हें पद से क्यों हटाया गया कांग्रेस दल को? इसलिए कि कुछ खामी थी। भाजपा को मौका दिया गया, फिर भाजपा को भी हटाया गया, वापस फिर से एक बार कांग्रेस को लाया गया। तो यह तो सिर्फ ताल मुट्ठी बन गया है, कभी ये कभी वो। और बिहार की राजनीति या कुछ और जगहों की मैं बात करना चाहता हूँ तो सबसे विचित्र है, अजीब लगती है सुन करके ही। 1990 में जगन्नाथ मिश्र का उससे पहले सरकार थी। धीरे धीरे बात उठी किसी गरीब को मौका दिया जाए, मौका दिया गया। पर 7 सालों में मौका किस तरह से बेमौका हुआ सब जानते हैं। 8 सालों तक
फिर इसी तरह दूसरी सरकार चली, उसी की सरकार, फिर आई एक नई गवर्नमेंट सुशांत सिंह बाबू की। लोगों ने सोचा कि चलो भाई अब तो कुछ भला होगा, अच्छा होगा, परंतु क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। बाहर से विदेशी मेहमान आते थे, सुना जाता था कि नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, नए नए कारखाने लगाए जाएंगे, कंपनी आ रही हैं, फॉरेन डेलीगेट्स आते थे। पर वही ढाक के 3 पात, सिर्फ पुल और पार्क बना करके छोड़ दिया गया। एक बार पेपर में भी खबर आया था। तो कहने का मतलब कि कुछ सालों बाद फिर उनका भी स्थिति चरमराने लगा। अब यहाँ पे बात उठती है कि गरीब को मौका दिया जाए। तो जात पात, धर्म, अमीर गरीब, ये सब देखकर चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है योग्यता देखकर, नेतृत्व की क्षमता देखकर। आखिर क्यों महिला मुख्यमंत्री बनाया गया? परंतु आज अपने क्षेत्र से 2 बार चुनाव हार चुकी, फिर तीसरी बार भी चुनाव हार चुकी। अभी नीतीश बाबू कल होकर के कह रहे हैं कि दोनों पति पत्नी पूरे सरकार को खराब करके रख दिया, अब फिर उसी गोद में बैठ रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई बनके, अब फिर उसी को गाली बक रहे हैं। ये राजनीति है? ये किस तरह की राजनीति है? और जनता इस पर कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि जनता को एक तरह का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लाचार कर दिया गया है, मुंह बंद कर दिया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या बिहार में 1-2 आदमियों के पास ही सिर्फ बुद्धि रह गई है? करोड़ों की जनसंख्या में सिर्फ 2 ही आदमी योग्य हैं, उसके अलावा पूरा बिहार मूर्ख नहीं ना है कि किसी और को नहीं बैठाया जाए? तो ये राजनीति कहाँ है? लोकतंत्र कहाँ है? ये तो वही राजतंत्र है। तो लोगों को भी जात पात धर्म इन सब से अलग हो करके, अब सबसे बड़ी बात है कि जनता चुनाव करवा कहाँ रही है? ये चुनाव जनता नहीं करवा रही है, तो आपस में ही सब खेल हो रहा है। राजनेता एक दूसरे को ही चुनाव करवा रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो मेरा एक सवाल और भी है कि क्या चुनाव होना ज़रूरी है? शायद मैंने पहले ही बोला हो, तो चुनाव होना तो बहुत ज़रूरी है, परंतु क्या चुनाव प्रचार होना भी ज़रूरी है? तो मेरा फिर वही कहना है कि चुनाव प्रचार होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप योग्य होंगे तो आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। जनता खुद देख रही है कि कौन योग्य है और मैं उसे कुर्सी पर बैठाने में सहायता करूँगा। जो चुनाव में करोड़ों नहीं 60,000 करोड़, ऐसा सुनने में आता है कि 60,000 करोड़ तक भी खर्च होता है। तो ये चुनाव में जो प्रचार में खर्च हो रहा है, ये जनता के हित में लगा दो, फिर प्रचार की ज़रूरत ही नहीं होगी, जनता खुद पकड़ के ले जाएगी। अब देखिए यहाँ पे राजनीति का 3 विडंबना, जो कि और नौकरियों से बिल्कुल अलग है। कोई भी नौकरी, चपरासी से लेकर के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कुछ भी, लेकिन पढ़ा होना जरूरी है। पर राजनीति में पढ़ाई लिखाई कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, मैं इसे पूरे रूप से नकार नहीं रहा हूँ कि अगर एक अनपढ़ और मूर्ख, मैं फिर कह रहा हूँ, अनपढ़ और मूर्ख दोनों में बहुत अंतर है। अनपढ़ होना मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं होना, कि बुद्धि से वो काबिल है, बुद्धि है उसमें। पर मूर्ख होना एक अलग चीज़ है। मूर्ख जिसे कि किसी चीज़ का बुद्धि नहीं हो, तो जिसे जिस चीज़ का बुद्धि ही नहीं रहेगा, वो देश क्या चला सकता है, राज्य क्या चला सकता है, कहाँ से? अब दूसरी विडंबना, दूसरा अजीब इसमें कि हर नौकरी का एक रिटायरमेंट का उम्र होता है, 60 साल हो, 62 साल हो, 65 साल हो, पर राजनीति में रिटायरमेंट का कोई उम्र नहीं है। ये भी एक अजीब बात है। जो कहते हैं, सुनते हैं कभी कहीं
कि अपने शरीर का के तो शरीर अपना तो देख ही नहीं पा रहे हैं, राज क्या देखोगे। तो मौका दो अपने अगले पीढ़ी को, अपने नई पीढ़ी को, हमारे युवाओं को। जो युवा बहुत सारे काबिल, ये बात नहीं कि देश में पढ़े लिखे बुद्धि वाले आदमियों की कमी है। बहुत सारे युवा जो काबिल होने के बावजूद इस राजनीति के चक्कर में, इस दलदल में फंस करके, इस राजनीति में फंस करके उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। काबिल कोई और रहता है और गलत तरीके से नौकरी कोई और पा लेता है। कई युवा शायद आत्महत्या भी कर लिया हो, कई घुट घुट कर अपने घर में रहने को मजबूर हो, और कई अपराध की तरफ अपने कदम भी मोड़ लिया हो। तो इन सब का वजह कौन आखिर बन रहा है? ये सब पाप किसके जिम्मे जाएगा? ये पाप पुण्य का तो सब भूल गया है आदमी, कि सोचता है कौन मरा, अभी पाप का सज़ा मिल रहा है मुझे, अब पुण्य का फल मिल रहा है। तो ये आपके आत्मा की बात है। अगर आपको लगता है तो पुण्य करें, लगता है तो पाप करें। और ये सिर्फ देखा देखी करना सबसे बड़ी खराब बात है कि हमसे भी सारा पापी बैठा हुआ है, हम तो पाप कम कर रहे हैं। तो ये कोई उस बात का जवाब नहीं हुआ, ना ही इस बात का कोई हल हुआ। तो मैं फिर एक मौका मैं दूंगा, ये हमारी जनता देगी। अब जिस दल को भी पहले आना है, पहले पाना है, तो एक मेरे जान पहचान के हैं, उनके पास ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि देश को एक सही रास्ते पर ला सके और देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। बहुत सारी, एक नहीं, उनका पूरा ज़िंदगी, उनका पूरे परिवार का ज़िंदगी इसी में बीत गया। इसके लिए अपराधियों ने उन्हें पकड़ के काफ़ी साल तक अत्याचार वो परिवार सहा, लेकिन अपने समाज सेवा के कारण उसमें लगा रहा। तो फिर मैं आगे बात करूंगा इस बारे में, परंतु अभी मैं फिर से ही कह रहा हूँ, समय किसी का नहीं रहता है। आज तुम हो, कल तुम हो गए, परसों कोई और होगा। इसलिए खुद को बलवान समझना छोड़ दो। आज हमारे प्रधानमंत्री का भाषण सुने, भाषण में उन्होंने देश को परिवार कहा। यह परिवार तो वो कई साल पहले भी कह सकते थे। दूसरी, कहते हैं कि हमें भ्रष्टाचार से निपटना होगा। तो 9 साल आपकी सरकार को आए हुए हो गए, और सरकार देश का सबसे ऊंचा पद होने के बावजूद अभी तक आप भ्रष्टाचार से निपट नहीं पाए हैं। यह तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ से, गलत चीज़ से विरोध करना है तो उसकी शुरुआत शुरू से ही हो जाती है। 9 साल के बाद यह सुनना अजीब लगता है। नोटबंदी हुई थी, उस समय भी तरीका से काम नहीं हुआ था, बहुत आदमी लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ा। और अभी ये जो महिला बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल, इस पर भी मैं बोलना चाहता हूँ कि 27 सालों से ये क्यों अटका रहा। ये एक बहुत अच्छी बात थी। इस बिल को तो उसी समय पास हो जाना चाहिए था, और उससे पहले ही। अब इस जो भावी प्रधानमंत्री हैं, 9 साल इनको भी कुर्सी पे आए हुए हो गया, तो यह चुनाव आने वाले हैं, उस समय का एक क्या है। दूसरी बात कि 33% ही क्यों, महिलाओं को 50% आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? हर महिला भी उतने ही काबिल है जितना कि एक पुरुष है। उसमें भी बुद्धि है, ताकत है, हर चीज़ है, हर चीज़ चला सकती हैं। तो मेरे समझ से तो 50% आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण कह के क्यों नाम, उनका हक बनता है। ये कोई भी घर माता, बहन, पत्नी, पुत्रियों के बगैर नहीं चल सकता है, क्योंकि हर एक घर में उनका एक विशेष महत्व है। एक कहावत है, बिन घर नहीं घर भूत के डेरा। तो महिलाओं को तो बराबर का हक देना चाहिए। कुछ पुरुष लोग ही जो पुराने सत्ता के थे, बहुत पुराने, आज़ादी के पहले भी कह रहा हूँ, कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हुए जो महिलाओं को दबाए, और जो कि बहुत गलत बात थी, बहुत गलत प्रथा। ताकत और शक्ति होने का यह मतलब नहीं है कि किसी को दाब दिया जाए, किसी का शोषण किया जाए।
ताकत और शक्ति का मतलब ये होता है कि उसका उपयोग अच्छे कर्मों में किया जाए, बुराइयों को दबाने में किया जाए, ना कि महिलाओं को दबाने में किया जाए। घड़नी से घर होता है, घर से घड़नी नहीं होती है। एक कहानी है बहुत अच्छी, कभी समय मिला तो मैं सुनाऊंगा। और अब मैं तीसरी विडंबना जो मैं बोलना भूल गया था बातों बातों में, कि चुनाव, कोई भी नौकरी होता है तो उसमें आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ? परीक्षा एक होती है। ये चुनाव भी राजनेताओं का एक परीक्षा है, परंतु बाकी परीक्षाओं में आदमी को आगे जाना पड़ता है। पर यहाँ चुनाव एक ऐसा चीज़ है जिसमें जनता राजनेता को चुनती है, जनता चुनाव करती है, जनता कि कौन हम में काबिल है, कौन हम में योग्य हैं, और उनकी कुर्सी पे बैठने के बाद हमें कितना और हमारे देश को फ़ायदा होगा। इसलिए जनता को भी, अब मैं जनता को बताऊंगा इसके साथ ही कि जनता को क्या करना चाहिए। कोई भी दल को वोट दें, अच्छी बात है, 5 साल के लिए बनाते हैं, अच्छी बात है। वो देखें जब वो चुनाव वोट मांगने आते हैं उसी समय कहें कि प्रति सप्ताह या प्रति महीना जनता के साथ एक बैठक होगी। सिर्फ मंच पे एक तरफ से नेता नहीं बोलेंगे, एक तरफ नेता रहेंगे तो एक तरफ जनता भी रहेगी, और अपनी परेशानियाँ, स्वाभाविक है बहुत सारी परेशानी, पर मूल परेशानी क्या है? बिजली है, पानी है, रोजगार है, आवास है, मूल परेशानी यही है। आज जनता में कई पढ़े लिखे अच्छे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है, तब मजबूरी में आकर कई युवा गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। इसी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। गरीब आजकल कोई जल्दी नहीं रह गया है, पर गरीबी है। गरीबी कहाँ से आ रही है? गरीबी कहाँ से आ रही है? इतना दिन सरकार बने हुए हो गए, 1947 से देश आज़ाद हो गया, पर गरीबी मिट नहीं रही है। हाँ, अपराध जरूर बढ़ रहा है। तो संभल जाओ हमारे वतन वालों, हमारे नेताओं, क्योंकि अच्छे दिनों के साथ बुरे दिन भी आते हैं। संभल जाओ। वो अभी तुम्हारे परिवार का ही हिस्सा है। जनता परिवार से कम नहीं होती है। तो लालच देना बंद करो। अगर सब कुछ अच्छा रहता तो ना तुम्हें लालच देने की ज़रूरत रहती, और ना ही तुम्हें किसी चीज़ को फ्री करने की ज़रूरत है। जनता खुद दौड़ के जाएगी कि अरे आप मेरे लिए इतना भला कर रहे हैं, आप ही रहिए, आप ही रहिए। किसी दूसरे को आने से पहले वो कहती कि नहीं, आप हमारे लिए सबसे बेहतर हैं। चुनाव करने की ज़रूरत है पर प्रचार की नहीं। फिर बोल रहा, अपने आदमियों को सिर्फ खड़ा करके वाहवाही करने से कुछ नहीं होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हनुमान जी कभी खुद नहीं कहे थे, कौन नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम महारो, संकट मोचन नाम महारो। बल्कि उनके भक्त गाते हैं, कौन नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। तो मौका दे जनता को। दूसरा गुणगान करे तो गुणगान है, खुद अपने मुंह से, चाणक्य ने कहा है, खुद अपने मुंह से इंद्र भी अपनी बड़ाई करे तो वह व्यर्थ है। खुद को इतना ऊपर उठाएं, इतना ऊंचा उठाएं कि जनता आपकी बड़ाई करे और आपको पकड़ के अपने घर से कंधों पर बिठा कर ले जाए कि ये हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, ये देश को चला सकते हैं, ये राज्य को चला सकते हैं। परिवारवाद नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि परिवार में चलिए आपका अगला पीढ़ी है, उसके एक्सपीरियंस है, उसे अभ्यास है, सरकार अच्छी चला सकती है, तो बैठाइए। कौन मना किया है? बैठाइए। सब आदमी अपना भला ही सोचता है। इसलिए अच्छों को, जो पढ़े लिखे हैं, अब 5 साल का होता है, 5 साल के लिए सरकार बनती है। अब देखिए कि 1 साल में वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, चलिए उसी दल को मौका दीजिए, उसी दल को मौका दीजिए, पर व्यक्ति बदल दीजिए। शायद कोई दूसरा व्यक्ति आए तो कुछ भला कर सके। हो सकता है किसी कारणवश उसकी मानसिक अवस्था ठीक ना चल पा रही हो, या अपने वादे पे न खड़ा रह पा रहा हो, और अगर लगे कि वह दल नहीं काम कर रहा है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। उसी समय लागू कर दें और मौका दें। करोड़ों अरबों की संख्या में सिर्फ कुछ आदमी ही नहीं रह गए हैं जिन्हें बुद्धि हो। आज बहुतों को, महिलाओं को, बच्चों तक में बुद्धि है तो बच्चे भी बैठ सकते हैं। खैर बच्चे को आप बैठाइएगा नहीं, वो अलग बात है, पर बुद्धि तो कोई भी दे सकता है। एक चलता फिरता मजदूर, एक छोटा बच्चा,
एक घर की नौकरानी, किसी में भी बुद्धि हो सकती है और हल कोई भी कर सकता है। हाँ, मैं फौज के जवान के समय बात करते समय एक बात भूल गया था। मैं बोलना चाहता हूँ कि फौज के जवान जो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहते हैं सीमा पर, बॉर्डर पर, तो क्या जब किसी भी देश से युद्ध छिड़ता है, आज हम कह रहे हैं कि हम चांद पे पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या किसी भी मसले का हल शांति से नहीं निपटाया जा सकता है? G20 सम्मेलन हो रहा है, बड़े बड़े देश आकर के हमारे पास आए, बैठकें हुई, तो कोई भी समस्या का हल शांतिपूर्वक हो सकता है। जो हम लोग व्यर्थ में पैसे बर्बाद करते हैं युद्ध में, आज यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, एक आदमी के कहने पर, एक बड़ा पद का आदमी कह दिया और फौज के जवान लड़ दिए, चल दिए लड़ने के लिए। कितने की जान गई, कितने फौजियों की जान गई, दोनों तरफ का नुकसान हुआ। तो किसी भी देश की बात हो, इस मसले को बातचीत के जरिए देश के लोगों से सलाह लें, फौज के अधिकारियों से सलाह लें, फौज के जवानों से सलाह लें। ये जान गंवाने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। अगर मौका मिले, समय मिले, तो मैं बताऊंगा, इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। और अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, बातें अभी भी बहुत है कहने को, ये तभी शुरुआत है, पर सिर्फ मैं बातें नहीं करूंगा। जिसका जिक्र मैंने किया कि उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि पूरा देश का तस्वीर और तकदीर ही बदल दें। तो मेरे साथ जुड़ें, मुझे बताएं कि क्या मेरा कथन आपको सही लगा, तो मैं धीरे धीरे आपसे जुड़ूंगा। और ऐसे बहुत सारे बात हैं जो मैं बताना चाहता हूं अगले वीडियो में। कुछ सही, कुछ गलत पहले भी हुआ है, उस विषय में भी मैं बताऊंगा। तो मैं कह रहा था कि समय कभी किसी का नहीं हुआ है। कुछ सालों पहले भाजपा के ही 2-3 बड़े बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज इनको देखना भी मुश्किल है। तो समय किसी का नहीं रहता है, समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। तो आज जो हैं वो कल नहीं रहेंगे, इसलिए संभल जाएं, सचेत हो के अच्छा वातावरण दें, खुद भी अच्छे रहें, दूसरों को भी अच्छा रहने दें। इस राजनीति के कारण, अदालतों में चल रहे भ्रष्ट चीज़ों के कारण, अदालत न्याय का मंदिर, पर वहाँ न्याय आज नहीं मिल रहा है, अन्याय ही अन्याय मिल रहा है और इसका शिकार कई आदमी बन रहे हैं। यहाँ तक कि पहले थे जो आदमी अत्याचार का शिकार होकर के अदालत की शरण लेता है सब जगह जाने के बाद, और जब अदालत ही न्याय नहीं देकर नाइंसाफ़ी करते रहे, तब मजबूर होके उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जज, वकील, कर्मचारी सब मिल करके अपराध को बढ़ा रहा है। क्यों नहीं केस? हर केस इतना लंबा नहीं होता, पेचीदा नहीं होता है कि जिसके लिए सालों साल लग जाए। अगर जज कम है तो नियुक्ति किया जाए। नहीं, एक खेल बन गया है कि गलत आदमी तो लूट लेता ही करोड़ों का मालिक बन जाता है, छल करके, बेईमानी करके, और जो बेचारा जिसका लूटता है वो अदालत की मुंह ताकते रहता है, और वो लूटे हुए पैसे से ही कर्मचारी को, वकील को, जज को या तो लालच देकर या धमकी देकर तारीख पे तारीख बढ़वाते रहता है। तो अदालत के सभी आदमियों से मेरा ये भी कहना है कि आप भी संभल जाओ, तुम भी संभल जाओ फिर से, क्योंकि वक्त जल्दी ही बदलेगा। इसलिए आज ये हो रहा है किसी एक के साथ, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। सब दिन होत न एक समान। आज सब ठीक ही है तो जनता दुखी क्यों है? क्यों नहीं सब सुख से है? हर एक आदमी के मन में कोई ना कोई दुख है, परेशानी है। जब सब ठीक ही है तो क्यों है ऐसा? बिहार में इतने साल हो गए, लगभग 2005 से सुशासन की सरकार है,
2023 है अभी। तो क्या 17 सालों में सुशासन बाबू के अलावा कोई बिहार में ऐसा ढंग का आदमी नहीं हुआ जो कि सरकार चला सके? सिर्फ एक ही आदमी पैदा लिए थे बिहार में और एक ही आदमी सब चला सकते हैं। और आगे भी कुर्सी के लिए वही हालत है, मरे जा रहे हैं। कुर्सी पे ही मरने का विचार है क्या सबका, बुढ़ापा तक? जवानों को मौका दीजिए भाई, जवान भी हैं यहाँ पे। हाँ, आप चला सकते तो चलाइए, पर ढंग से। पर आपने ही तो कहते हैं कि कुछ दिन पहले ये खराब था, कोई आदमी नाली से निकल के आया, अरे तो गंदा हो गया है, और फिर उसके गले ही लग गए जाके। गठबंधन बनाने से मैं उसी को गले लगा लिए, तो उस नाली के निकले हुए आदमी से तो आप भी सटे, और फिर हटे, फिर सटे। उसी तरह भारत में 1 अरब से ऊपर आदमी हैं, 1 अरब 40 करोड़। तो कुछ ही आदमी नहीं है राजनेता बनने के लिए, बहुत सारे बुद्धिमान आदमी हैं, सबको मौका दीजिए। ये नहीं कहता हूँ कि ये सोच करके नहीं कि गरीब को दो, अमीर को दो, लायक को दो। जो लायक है, नेतृत्व कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, कोई भी रहे, बुजुर्ग भी होगा तो ये नहीं कि बुजुर्ग है तो उनको रहने नहीं दिया जाए, बुजुर्ग को भी रहने दिया। अगर वो लायक हैं, अगर उनका शारीरिक और मानसिक अवस्था ठीक है, उन्हें सलाहकार बना लें, उन्हें सलाहकार बना लें, युवाओं को दें। क्योंकि एक ही आदमी हर काम को नहीं कर सकता, उस पर भी इतना बोझ न डालें, उन बुजुर्ग को भी इतना न सताएं। अभी G20 सम्मेलन हुआ, देखा कि सफाई बहुत अच्छे से हुई, बहुत सारे रास्ते रोक दिए गए, कुछ क्षेत्रों में जाना भी मना था। तो जिस दिन ये सफाई और सुरक्षा हिंदुस्तान के हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को दी जाएगी, उस दिन कहा जाएगा कि हमारा भारत महान है, हमारा देश महान। सिर्फ बाहर के आए आदमियों को सफाई और सुरक्षा देने से हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। हमारी प्रतिष्ठा तब बढ़ेगी, हमारा दुनिया में नाम तब होगा, जब हम भारत के, हम हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को वही सफाई, वही साधन, वही सुरक्षा प्रदान करेंगे, वही सहूलियत प्रदान करेंगे। आज दुकानें बंद कर दी गई, क्यों? डर था, डर था कि कुछ हो ना जाए। तो क्यों नहीं अपराध पर नियंत्रण किया गया? पुलिस वाले हैं, फौज के जवान हैं, वो दुकानदार भी तो देखते, ये बाहर से आया है आदमी है, बाहर वाले भी देखते। हिंदुस्तान का असली चेहरा क्यों छुपाया गया? आप उतना करके रखते, सालों साल का समय मिलता है, 1-2, और सारा चीज, सारा अधिकार, सारा हक आपके हाथों में रहता है। अब अभी तो जैसे कि लग रहा है कुछ कुछ आदमियों का कि जो हैं सो हम ही हैं, वन मैन, मैं ही जो हूँ कर सकता हूँ। एक कहावत सुना था मैंने, एक कहावत सुना था, वही चीज़ कहीं कहीं चरितार्थ हो रही है। एक मैं, एक मेरा भतार, दूसरा आए फोरू कपार। तो वही बात कुछ कुछ आदमियों का सुनने में लग रहा है। नहीं भाई, हम एक हैं तो हम एक बन के ही चलेंगे, एक बन के ही रहेंगे, तब होगा। और सारा हिंदुस्तान ही नहीं, सारे दुनिया मेरी परिवार है। मानवता, जो मानव है, सभी मेरे परिवार हैं। ये नहीं कि सब भारत मेरी माता है तो भारत मेरी माता है तो चीन भी चाची है, पाकिस्तान भी मौसी हैं, क्योंकि वहाँ भी मानव ही रहते हैं और किसी भी खराबी से मानव को ही नुकसान पहुँचेगा। हर जीव पे दया करना, हर जीव पर, हर चीज़ को अच्छे से रखना, हर धर्म यही सिखाता है। हर धर्म यही सिखाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो। इसलिए मैं तो सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, बराबर आदत करता हूँ और सबको बराबर मान देता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में रहें या चीन में रहें या अमेरिका में रहें या इंग्लैंड में रहें, हर देश में आदमी ही रह रहे हैं और उनके देश शरीर में वही खून है, वही हड्डियाँ हैं, वही मांसपेशियाँ हैं। सोचिए कि फौज के जवान जब गोली खाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। जब कोई सीने, एक महिला जब कपड़ा सीती है, अगर हाथ में सुई चुभ जाए, मैं हर एक चीज़ पे गौर करता हूँ, तब क्या दर्द महसूस होता है। तो सोचिए कि हर मानव के साथ वही, चाहे फौज के जवान हो, सिपाही हो, चाहे हमारे देश के, हमारे दुनिया के कोई भी हो, क्योंकि सबके शरीर में वही है। पर शायद नेताओं के शरीर में शुरू में तो वही रहता है, गरीब बनकर, कभी गरीबी के नाम पर, कभी जात के नाम पर वोट हासिल कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसके शरीर का सारा अंग
अवयव, शरीर के सारे पार्ट पुर्जे बदल जाते हैं, सब लोहे का गिल्लट का बन जाता है, लोहे का, कि उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो हमको कुर्सी मिल गई, सब कुछ तो मेरे हाथ में है, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा परिवार को साधन मिल रहा है। तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो वही है, नश्वर है, कल आप भी नष्ट हो जाएगा, आपके बच्चे भी नष्ट हो जाएंगे, पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा, पर नाम ही रहेगा। फिर तो कहा कि जब राम जी का, कृष्ण जी का, बड़े बड़े राजाओं का भगवान जब एक अवतार लिए थे, उनका आज कोई परिवार सामने से ऐसा नहीं है, तो आपका परिवार और खानदान कहाँ से रहेगा? तुम्हारा परिवार खानदान भी नश्वर है, ख़त्म हो ही जाएगा, नाम ही बचेगा। तो इसके साथ ही मैं अब इसमें बात ख़त्म कर रहा हूँ। और दूसरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा, चाहे मुझे ही लगेगा कि समय है और मैं करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो मैं दूसरा वीडियो भी ज़रूर आपको बनाऊँगा, दिखाऊँगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो अपने पुत्र पुत्रियों को भी जवान बनाने की कोशिश करें, किसान बनाने की कोशिश करें, इंसान बनाने की कोशिश करें। सबसे बड़ा इंसान जो भगवान को पूजता है, और भगवान का आशीर्वाद भी उसी के साथ रहता है। तो फिर अपने देवी देवताओं की खुशी के लिए उसी पुराने हिंदुस्तान को, उसी पुराने समाज को लाने की कोशिश करें। सारे छल, प्रपंच, धूर्तता, गलत चीज़ों को छोड़कर, ताकि एक बार फिर से सतयुग का आगमन हो और हम सतयुग की तरह खुली हवा में सांस ले सकें, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो, सबको खाना मिले, आवास मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले। और न्याय की तो जब ज़रूरत नहीं रहेगी, जब अपराध ही नहीं होगा तो न्याय की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मानव मन बड़ा ख़राब है, जब सब कुछ मिल जाता है तो आ ही जाता है इस पर। तो ठीक है, अगला वीडियो मैं आपके राय पे या अपने समय पे बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।